Hello and welcome everyone to Busynomics. I hope you all are doing well. Today we are here with a new topic, that is Payment of Wages Act 1936. तो समझते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को लाना पड़ा. सबसे पहला प्रॉब्लम था अनटाइमली पेमेंट. एम्प्लॉयज़ को उनके वेजेस पे करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं था. जिस एम्प्लॉयर का मन होता था वो 15 डेज़ में पेमेंट करता था, जिसका मन आता था वो 2 मंथ्स में करता था, जिसका मन आता था वो 6 मंथ में करता था. तो हर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है पूरे मंथ, उसका मोटिवेशन लेवल भी इसीलिए बना रहता है बिकॉज ही नोज़ कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे मेरी सैलरी या मुझे मेरी वेजेस मिल जाएंगी. अब वेजेस का ही कोई टाइम फिक्स नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पाएंगे. पहले तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, फिर उनका मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो गेट डाउन. ओके, सो सेकेंड प्रॉब्लम क्या था? अनजस्टिफाइड पेनाल्टी और फाइन्स. एम्प्लॉयर्स का जितना मन करता था वो पेनाल्टी या फ़ाइन काट लेते थे उनकी सैलरी में से. अगर किसी के ग्रजेस हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का कोई एम्प्लॉय पार्ट बन गया तो उसकी सैलरी कट कर ली जाती थी किसी पेनाल्टी या फ़ाइन के नाम पे. एंड दे वर अनजस्टिफाइड. कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता था एम्प्लॉयर के पास कि मैंने क्यों आपका फ़ाइन इम्पोज किया. सो दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट वॉज नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द अमाउंट ऑफ वेजेस. जो भी अमाउंट ऑफ वेजेस था उसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. दैट वॉज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम. सो ये 3 प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने लगी थी. एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन नहीं था कोई भी काम करने का, कहीं भी एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप नहीं हो पा रहा था. फिर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा गया. जब सॉल्यूशन की बात करें हम तो अगर अनटाइमली पेमेंट है तो सॉल्यूशन उसका एक ही है कि टाइमली पेमेंट किया जाए. अगर अनजस्टिफाइड पेनाल्टी या फ़ाइन लग रहे हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप फ़ाइन लगा रहे हो, कोई डिडक्शन कर रहे हो तो वो रीज़नेबल और जस्टिफिएबल होना चाहिए. एंड द लास्ट, अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द अमाउंट ऑफ वेजेस है तो क्या होना चाहिए? हमारा जो पेमेंट ऑफ वेजेस है दैट शुड बी यूनिफॉर्म. अब ये सॉल्यूशंस जो भी थे ये सारे इम्प्लीमेंट किए गए इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की हेल्प से. तो आया हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. अभी समझ आ गया कि रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रूट कॉज बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करते हैं अपने एक्ट के बारे में. पहला पॉइंट ये है ऑब्जेक्टिव का. ऑब्जेक्टिव अभी हमने देख लिया. टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट. जो पेमेंट ऑफ वेजेस है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस आया. उसमें आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेजेस भी आ जाता है, उसमें आपका टाइमली पेमेंट भी आ जाता है और उसमें आपका जस्ट फाइन्स एंड डिडक्शंस का भी सारे प्रोविजंस इंक्लूड हो जाते हैं. ओके, तो टाइटल क्या है हमारे एक्ट का? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 विच इज़ रिटन इन द सेक्शन 1 क्लॉज 1 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. अभी जो एप्लीकेबल हुआ था ये एक्ट वो 8 मार्च 1937 से एप्लीकेबल हुआ था और ये एक्ट पूरे ही इंडिया में एप्लीकेबल था, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बात करें अगर कि कहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल है तो हर एक फैक्ट्री पे, एवरी फैक्ट्री, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एवरी फैक्ट्री. हर एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली एम्प्लॉयड किया गया हो या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड किया गया हो, राइट. तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट आएंगे उन सभी पे आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा. एंड एनी इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी दूसरा इंडस्ट्रियल या फिर कोई और इस्टेब्लिशमेंट हो तो वहाँ पे भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है. अभी जो नेक्स्ट रो है उसमें मैंने ये डिफ़ाइन किया है कि ये एनी इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में क्या क्या आता है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. ट्रैमवे और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर ईदर पैसेंजर और गुड्स और बोथ. जो भी आपकी ट्रैमवे और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो केवल पैसेंजर्स के लिए हो, केवल गुड्स के लिए हो या फिर दोनों के लिए हो, वहाँ पे भी आपका ये एक्ट एप्लीकेबल है. एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में एप्लीकेबल है बट दे एक्सक्लूड आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ओके,
नेक्स्ट है डॉक पे एप्लीकेबल है, डॉक में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन पे एप्लीकेबल है। इनलैंड वेसल्स पे एप्लीकेबल है, इनलैंड वेसल जो कि विद इन द नेशन वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइंस और ऑयल फील्ड पे एप्लीकेबल है। प्लांटेशन जितने भी हैं आपके प्लांटेशंस पे एप्लीकेबल है। वर्कशॉप पे एप्लीकेबल है, वर्कशॉप में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, एडॉप्शन हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट में हम लोग कुछ एडिशन करके उसे दूसरे प्रोडक्ट को फॉर्म दे रहे होंगे अगर, तो सारी एक्टिविटीज़ अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और द डेवलपमेंट। कोई नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या एग्जिस्टिंग में कुछ चेंजेस आए हैं, कोई डेवलपमेंट है, उन सारी जगहों पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, अभी ये इलेक्ट्रिसिटी में तीन चीज़ें आ सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, या तो ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये टर्म्स आपको फेमिलियर लग रहे होंगे अगर आपने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का वीडियो देख रखा है। नेक्स्ट है एनी इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू दिस टू इट्स नेचर। तो अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है किसी इंडस्ट्री का, किसी इस्टेब्लिशमेंट का नेचर देखते हुए कि यहाँ पे भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को एप्लीकेबल कर सकता है। बट द कंडीशन इज़ कि गवर्नमेंट को 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर द एप्लीकेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, नेक्स्ट रो में यही लिखा है, फर्स्ट लाइन, Government of India can give a prior notice of 3 months for applicability of this act to any establishment where it's not applicable। जहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे 3 मंथ्स का नोटिस देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल कर सकती है। ओके, आई होप इट्स प्रिटी क्लियर नाउ। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, सो यू कैन कमेंट और आस्क मी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल है। ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन पे हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है। तो वो सारे ही एम्प्लॉयज़ जिनकी पर मंथ सैलरी 18,000 से बिलो है, जिन इन अ पर्टिकुलर वेज पीरियड। ठीक है, वो पर्टिकुलर वेज पीरियड मंथ भी हो सकता है और आपका 15 डेज भी हो सकता है, बट जनरली इट इज़ पर मंथ। ओके, तो पर मंथ अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 रुपीज़ से कम है तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। पहले तो हम देखेंगे कि सारे इस्टेब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है। अगर उनकी सैलरी 18,000 पर मंथ से कम है तो उन पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ये 18,000 का अमाउंट है ये हर 5 ईयर में रिवाइज होता है, और इसको रिवाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? NSSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये रिवाइज करता है ये अमाउंट को इन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, अभी जो 18,000 का अमाउंट है ये पहले हुआ करता था 6,500 10,000 का। ठीक है, 10,000 से पहले ये हुआ करता था 6,500। तो यू कैन सी कि 6,500 से अमेंडमेंट होते होते ये 18,000 हो गया अपडेट होके। एंड वन मोर थिंग, that this National Statistical Survey Organization NSSO is working under the Ministry of Labor and Employment। either it is a different organization but ये Ministry of Labor and Employment के लिए काम करता है। ठीक है, ये जो भी काम कर रहा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, ये Ministry of Labor and Employment के लिए ही करता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस की। पहली डेफिनीशन है सेक्शन 2I में एम्प्लॉयड पर्सन की डेफिनीशन। एम्प्लॉयड पर्सन में लिखा है इट इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयड पर्सन। वैसे ही अगर आप एम्प्लॉयर की डेफिनीशन देखें, यहाँ भी लिखा है इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर। अभी देखिए यहाँ पे करंट जो कि अलाइव हैं उन एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स को तो इंक्लूड किया ही गया है, साथ ही में अगर कोई एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर डिसीज्ड हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी यहाँ पे एम्प्लॉयड पर्सन और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2IB में फैक्ट्री की डेफिनेशन। सो फैक्ट्री की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1942 सेक्शन 2 क्लॉज M में पढ़ी थी। अगर आपने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 नहीं देखा है, सो गो टू द प्लेलिस्ट
of Industrial Law and watch the Factories Act 1948 video. Okay, then you will be pretty clear with the definition of factory. फैक्ट्री की डेफिनेशन सारे ही एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी पूछी जा सकती है और वो फैक्ट्रीज एक्ट में भी पूछी जा सकती है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम वेजेस की डेफिनेशन में. वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, वो सारे ही आप कोई भी रेम्यूनरेशन दे दो एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, बट वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस होनी चाहिए. अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी के टर्म में, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको वेजेस में काउंट कर लेंगे. प्लस कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्टली आया हो या फिर इनडायरेक्टली आया हो, उसको मिलने वाला अमाउंट को भी हम वेजेस में इंक्लूड करेंगे. ओके, इसके अलावा भी कुछ ऐसे आपके अमाउंट हैं जिनको हम वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं और कुछ पेमेंट हैं जिन्हें हम एक्सक्लूड करते हैं. तो हम बात करते हैं क्या इंक्लूड है. Any remuneration payable under any award or settlement between the parties. Employees को अगर किसी भी अवार्ड या किसी भी सेटलमेंट के दौरान, जैसे हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, कि जो भी अगर डिस्प्यूट होता है पार्टीज़ के बीच में तो उनका कोर्ट में या फिर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होता है या उनका जो रिजल्ट होता है उसको हम अवार्ड कहते हैं. तो उसके अंडर में अगर कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो हम उसे वेजेस में इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट है ओवर टाइम प्लस हॉलीडे प्लस लीव पीरियड पेमेंट. तो अगर एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम पेमेंट मिला है या फिर उनको हॉलीडे का पेमेंट मिला है, हॉलीडे पे उन्होंने काम नहीं किया है तो लीव का पेमेंट मिला ना, लीव विद वेजेस, तो या फिर उन्होंने लीव विद वेजेस लिया है, तो उन सभी का पेमेंट हम वेजेस में इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट है एनी सम बाय रीज़न ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो अगर एम्प्लॉय का टर्मिनेशन हुआ है और टर्मिनेशन पे जो सम मिलता है फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे, उसे भी हम इंक्लूड करेंगे. और जो स्टैचुरी बोनस एंड ग्रेजुटी है, स्टैचुरी मीन्स जो कि आपके ग्रेजुटी एक्ट और बोनस एक्ट के अंडर में डिफाइंड अमाउंट है, उसको भी हम वेजेस में इंक्लूड करेंगे. ओके, अभी बात कर लेते हैं कि क्या एक्सक्लूडेड है. पहला है बोनस, दूसरा ग्रेजुटी. अभी हमने इंक्लूड में भी पढ़ा था और एक्सक्लूड में भी पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए. जो स्टैचुरी बोनस और ग्रेजुटी है, मतलब जो ग्रेजुटी या बोनस एक्ट में डिफाइंड है, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे. और जो ग्रेजुटी और बोनस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, स्टैचुरी पेमेंट के अलावा जो भी पेमेंट दिया जा रहा है, उससे हम एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है. प्लस कंट्रीब्यूशन पेड टू द पीएफ. पीएफ का जो भी कंट्रीब्यूशन पे किया जाएगा हम उसे सैलरी में नहीं रखेंगे. ठीक है. प्लस वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन. अगर हाउस अकोमोडेशन दिया है आपके एम्प्लॉयर ने आपको और वो उसका अमाउंट भी आपकी सैलरी में इंक्लूड कर रहा है, सो दैट इज़ रॉन्ग. ओके, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे. नेक्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस स्पेशल एक्सपेंसेस बाय नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा है आपका एम्प्लॉयर आपको, या फिर आपको कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस दे रहा है, और वो एक स्पेशल एक्सपेंसेस क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हम उन सारे अमाउंट को भी, उन सारे पेमेंट्स को भी यहाँ पे वेजेस के डेफिनेशन में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, अभी कोई कन्फ्यूजन है आपको यहाँ तक भी, सो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी. ओके, आई एम गोइंग टू आंसर एवरी क्वेरी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट है सेक्शन 3. सेक्शन 3 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस. अब ये बोलता है कि आपका जो पेमेंट ऑफ वेजेस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा. हमें किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा ना, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, कोई गलती होती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेजेस नहीं रह जाती है, या गलत डिडक्शन होते हैं, या टाइमली पेमेंट नहीं होता है, तो हम किसको जाके बोलेंगे, किस पे स्यू करेंगे. ओके, तो यहाँ पे लिखा है एवरी एम्प्लॉयर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस टू द पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम ऑफ ऑल वेजेस रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट. देखिए, जो सबसे पहली लाइबिलिटी बनती है पेमेंट ऑफ वेजेस की, वो हर एक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है. ठीक है. कंटिन्यूएशन में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अदरवाइज देन बाय अ कॉन्ट्रैक्टर. अभी कॉन्ट्रैक्टर के अलावा अगर एम्प्लॉयड किया गया है तो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो लायबल होगा. और कॉन्ट्रैक्टर के केस में बेसिकली क्या होता है कि या तो कॉन्ट्रैक्टर खुद लायबल होगा, या तो फिर कॉन्ट्रैक्टर जिस पर्सन को असाइन करेगा पेमेंट ऑफ वेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लायबल होगा. अब यहाँ पे 3 केसेस लिखे हैं. इन केस ऑफ फैक्ट्री,
फैक्ट्री के केस में मैनेजर आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। मैनेजर की डेफिनेशन अगेन फैक्ट्रीज ऑफ एक्ट में जो दी है वही हम यहाँ पे भी एप्लीकेबल करेंगे। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इंडस्ट्रियल या दूसरा इस्टेब्लिशमेंट होगा तो वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट। तो जिसके पास भी सुपरविजन और कंट्रोल है वही पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड इन केस ऑफ रेलवेज पर्सन अपॉइंटेड इन द एरिया कंसर्न, जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर एरिया में होगा, उस कंसर्न एरिया में, लोकल एरिया में भी हो सकता है, तो वो जो भी पर्सन होगा कंसर्न वो रेलवेज में पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन 4 में, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। अभी जो वेज पीरियड है आपका मतलब कितने दिनों में आप पेमेंट करोगे एम्प्लॉय को, जो टाइम पीरियड हमारा फिक्स नहीं था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले। हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, प्रॉब्लम्स में पॉइंट था ये, तो अभी यहाँ पे फिक्सेशन की बात आ रही है। इट इज़ रिटन डाउन हियर that every person responsible for the payment of wages under section 3 shall fix wage period in respect of which such wages shall be payable। अभी सेक्शन 3 में हमने देखा कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, सेक्शन 4 में बोला गया कि उन्हीं लोगों को वेज पीरियड को भी फिक्स करना है, बट एक कंडीशन क्या दे दी गई एक्ट की तरफ से कि कोई भी वेज पीरियड आपका 1 मंथ यानी कि 30 डेज से 30 और 31 एज द केस में भी उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीड नहीं करना चाहिए का मतलब है अगर एम्प्लॉयर चाहे तो डेली पेमेंट करे, वो चाहे वीकली पेमेंट करे, 15 डेज में पेमेंट करे या फिर मंथली पेमेंट करे, बट 1 मंथ से ज़्यादा आपका वेज पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 5 पे, टाइम पीरियड, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। तो कितने दिनों में हमें पेमेंट ऑफ वेजेस कर देनी है? अभी देखिए कंफ्यूज नहीं होना, जो वेज पीरियड है वो कहता है कि आपको कितने डेज की सैलरी आपको एक बार में प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जैसे वेज पीरियड में बोला गया कि मैक्सिमम आप 1 मंथ का टाइम ले सकते हो, मतलब आपको 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद में उस 1 महीने की सैलरी प्रोवाइड कर देनी है कुछ दिनों के अंदर, फिर आप नेक्स्ट मंथ की सैलरी ऐसे क्रेडिट करते जाओगे। ठीक है, अब जो टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है ये बात करता है इस बारे में कि जब आपकी 1 मंथ की सैलरी ड्यू हो गई तो 1 मंथ की सैलरी ड्यू होने के कितने दिनों के अंदर वो सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए। ठीक है, आई होप इट्स प्रीटी क्लियर नाउ। तो देखते हैं रेलवे में सबसे पहले बात की गई है कि इन रेलवे और फैक्ट्री एम्प्लॉयड और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट लेस देन 1000 पर्सनस, कोई भी रेलवे, कोई फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे आपका जो पेमेंट है वेज का दैट शुड बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे फ्रॉम विच इट बिकम्स पेएबल। ओके, तो जैसे ही आपके वेजेस ड्यू होते हैं आपको 7 डेज के अंदर 7th डे की एक्सपायरी से पहले इवन, ठीक है, आपको अमाउंट क्रेडिट कर देना है अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में। दूसरा है मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़, अब जहाँ पे 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे आपको पेमेंट कर देना है, 10 दिन से पहले। लाइक 1 महीना ख़त्म हुआ, जैसे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका एक वेज पीरियड हो गया। ठीक है, अब वो 31 जनवरी के बाद में अगर आपके पास 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 7 फरवरी से पहले पेमेंट करना है, अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 10 फरवरी से पहले पेमेंट करना है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इन केस ऑफ डॉक। तो डॉक के केसेस में वहाँ पे काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद, जब उनका काम कंप्लीट हो गया उसके बाद 7th डे की एक्सपायरी के पहले पेमेंट कर देना है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वर्क। तो अगर एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है अपने एम्प्लॉयमेंट से किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट खुद ही बंद हो रहा हो या फिर किसी और रीज़न की वजह से एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया है, तो सारे ही केसेस में 2nd वर्किंग डे की एक्सपायरी से पहले आपको पेमेंट कर देना है, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही मिलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 6 पे, वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन और करेंसी नोट्स। अभी ये बोलता है कि जो भी वेजेस पे किए जाने हैं एम्प्लॉयज़ को
वो करेंसी नोट में या फिर वो करंट कॉइन्स जो कि अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज्ड कर रखे हैं, जो भी करंट चल रहे हैं करेंसी रेट्स, उनमें ही पेमेंट करना है। कोई भी आपको ऑब्सोलीट करेंसी यूज़ नहीं करनी है। और एक और अमेंडमेंट आया है 2017 में। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वेजेस को बैंक अकाउंट में ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, पहले ये सिस्टम होता था कि लोगों को कैश इन हैंड दे दिया जाता था, बट अभी अगर आप जॉब के लिए जाओगे और किसी भी एम्प्लॉयर को आप ये बोलते हो कि हमारी पुरानी जॉब में हमको कैश इन हैंड मिलता था, सो माइट बी दे विल नॉट कंसीडर, ओके, बिकॉज अभी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट्स ने ये अमेंडमेंट को फॉलो किया है और बैंक अकाउंट में ही वो सैलरी को क्रेडिट करने लगे हैं, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यहाँ तक, सो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे। आई एम गोइंग टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। तो अभी हमने सेक्शन 6 तक आज डिस्कस किया है। ये केवल एक पार्ट था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का। अभी ही हमारे अप्रॉक्स 20 to 21 सेक्शंस हैं इस एक्ट में। तो नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर उनको। आप एक बार फिर कोई कन्फ्यूजन है सो आप वीडियो पॉज करके स्लाइड पढ़ लीजिए, दोबारा से उसको प्ले कर लीजिए, बट एवरी कंसेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ओके, बिकॉज इससे रिलेटेड ही आपका आता है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इन दोनों एक्ट्स में एग्जामिनर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अक्सर competitive exams में। Okay, so thank you everyone for watching. See you in the next session.